नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है निफ्टी आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। ये हमारा मुख्य तौर पर करंट अफेयर रिवीजन का प्रोग्राम है, जहां पर हम जो पिछले साल की तमाम इंपॉर्टेंट और ज़रूरी खबरें रही हैं उनको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि यदि आपके प्रश्न पत्र में इसको लेकर के कोई भी सवाल आता है तो उस सवाल को सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज की हमारी पहली खबर को। तो हमारी पहली खबर जो है वो बेसिकली अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से जुड़ी हुई है। 2023 का ये पुरस्कार है। सबसे पहले खबर चर्चा में क्यों आई है? तो खबर चर्चा में इस वजह से आई क्योंकि 2023 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डीन को 2023 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्होंने काम क्या किया है? इन्होंने बेसिकली श्रम बाजार में लिंग अंतर की पहचान को आगे बढ़ाने और उस पर अनुसंधान करने का काम किया था। उस पर इन्होंने रिसर्च करने का काम किया था कि हमारी जो लेबर मार्केट है वहां पर महिलाओं की क्या हिस्सेदारी है, वहां पर महिलाओं को रोकने के कौन से कारक हैं, उस पर इन्होंने रिसर्च किया। इसी के लिए उन्हें इस पूरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली क्लाउडिया गोल्डीन जो है दुनिया की तीसरी महिला बन गई हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो एलिरो ऑस्ट्रोम को 2009 में और एस्टर डुफ्लो को 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन हुआ खबर का। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि बेसिकली अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्या है। तो इसको अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1986 में गठित किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत थी उसमें मूल रूप से लिखा हुआ नहीं था, बल्कि बाद में उनकी याद में इस पूरे पुरस्कार को शुरू किया गया था। और यही वजह है कि इस पूरे पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में फेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर बात की कि मूल पुरस्कारों में से नहीं था और ये पुरस्कार आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले तमाम जो पर्सनैलिटीज होती हैं उनको दिया जाता है। तो ये बेसिकली हमने अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का इंट्रोडक्शन देखा। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आखिर ये जो क्लॉडिया गोल्डीन है इन्होंने कौन सी रिसर्च करी, इन्होंने ऐसा क्या खोजा, ऐसी क्या चीज निकाल करके लाई है जिनकी वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनकी रिसर्च की अगर आप बात करें तो इन्होंने बेसिकली श्रम बाजार में महिलाओं की हिस्सेदारी और उससे जुड़े जो दूसरे पहलू थे उन पहलुओं पर बात की। इन्होंने अपने शोध में ये बताया कि 200 वर्षों में श्रम बाजार में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो किस तरह की रही है, उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए हैं और आय असमानता कितनी ज्यादा है, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कितने कम पैसे प्राप्त होते हैं। अब इनका ये जो शोध था ये मुख्य तौर पर अमेरिका पर केंद्रित था, यानी कि इन्होंने बेसिकली अमेरिका के डेटा का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर आप इनके शोध को देखेंगे तो वो दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में आपको लागू होता हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए अब एक बार इनके शोध पर भी बात कर लेते हैं, इनकी रिसर्च को भी देखते हैं कि इन्होंने अपनी रिसर्च से हमें क्या बताया। तो इन्होंने अपनी रिसर्च के माध्यम से हमें बताया कि पुरानी धारणा ये हुआ करती थी कि दुनिया भर में बेसिकली अर्थव्यवस्था के विस्तार से महिलाओं की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि पहले ये माना जाता था कि जैसे जैसे दुनिया का डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे विस्तार होगा, वैसे वैसे महिलाओं की भागीदारी हमारे लेबर फोर्स में बढ़ती रहेगी। लेकिन इन्होंने अपने शोध के माध्यम से इस धारणा को समाप्त कर दिया। क्या बताया इन्होंने अपने शोध में? तो क्लॉडिया ने अपने शोध में पिछले 200 वर्षों की डेटा का इस्तेमाल किया और एक नई धारणा पेश की। क्लॉडिया ने अपनी नई धारणा में ये बताया कि बेसिकली औद्योगिकरण से पहले, यानी कि दुनिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो महिलाओं और पुरुषों की जो श्रम भागीदारी थी वो लगभग समान हुआ करती थी, क्योंकि महिलाएं भी और पुरुष दोनों ही बेसिकली आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे। खेत आपके घर के बहुत पास हुआ करते थे, या फिर आपका जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, उनमें काम किया करते थे। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले महिलाओं और पुरुषों की जो श्रम भागीदारी थी वो लगभग समान थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है, औद्योगिकरण की शुरुआत होती है, महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि औद्योगिकरण के दौरान क्या हुआ? औद्योगिकरण के दौरान बेसिकली आपका जो काम था वो फैक्ट्रीज में शिफ्ट हो गया। फैक्ट्रीज कहाँ पर थी? फैक्ट्रीज शहरों में थी। तो अब फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लोगों को घरों से बाहर जाना पड़ा और घरों से दूर जाना पड़ा। लेकिन महिलाओं के लिए घरों से बाहर जाना, घरों से दूर जाना कंपैरेटिवली थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, थोड़ा मुश्किल था। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा जिसकी वजह से महिलाओं की जो भागीदारी थी वो हमारे लेबर फोर्स में बहुत ज्यादा कम होने लगी। तो ये एक भागीदारी यहाँ पर रही। इसके अलावा महिलाओं का जो विवाह था
उसने श्रम भागीदारी में एक बड़ी बाधा के तौर पर जो है सामने आया। जैसे अगर आप देखेंगे तो 20वीं शताब्दी के आसपास आपका जो श्रम श्रम बल था, जो उसमें महिलाओं की जो हिस्सेदारी थी वो 20% के आसपास थी। यानी कि हमारे देश में अगर उदाहरण के लिए आप देखें तो दुनिया में अगर 100 लोग काम कर रहे थे तो उसमें से 20 महिलाएं थी 20वीं शताब्दी के आसपास। लेकिन खराब स्थिति किसकी थी? खराब स्थिति उन महिलाओं की थी जो कि शादीशुदा थी। अगर आप रिपोर्ट को देखेंगे, डेटा उनका ये बताता है कि विवाहित महिलाओं की जो हिस्सेदारी थी वो मात्र 5% के आसपास थी। तो अगर आप महिलाओं की हिस्सेदारी देखेंगे तो वो 20% के आसपास है, लेकिन विवाहित महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो मात्र यहाँ पर आपको 5% के आसपास दिखाई देगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि बेसिकली विवाह जो है महिलाओं के सामने लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने को लेकर के एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आया। और आप वर्तमान में भी देखेंगे, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं या फिर कहीं भी काम करते हैं और आपके आसपास कोई महिला करेगी और उसकी शादी हो जाती है, तो आप महसूस करेंगे कि कई बार जो महिलाएं हैं वो अपना काम छोड़ देती हैं, वो अपना जीवन जो है जो उनका कॉर्पोरेट लाइफ है उसको छोड़ देती हैं। तो ये एक सब बड़ी समस्या यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और कई देशों में अगर आप देखेंगे तो विवाह प्रतिबंध कानून लागू किए गए। यानी कि वहां पर क्या रहा, वहां पर बेसिकली आपका महिलाओं को शादी के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी गई, जिसकी वजह से महिलाओं की जो भागीदारी थी वो और ज्यादा प्रभावित हुई। इसके अलावा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि महिलाओं की भागीदारी उनकी माँ के जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती थी। उनकी माँ के जीवन से किस तरह? उनकी माँ के जीवन से इस तरह कि अगर किसी महिला की जो माँ है, जो मदर है, अगर वो पढ़ी लिखी हैं, वो काम करती हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि जो महिला है, जो उनकी बेटी है, वो भी काम करेगी। लेकिन अगर किसी जो महिला है उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी या वो काम नहीं करती थी, तो बहुत कम चांसेस थे कि उस महिला को भी काम करने का अवसर मिले। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर सामने आया। तो ये रिसर्च हमें जो है क्लॉडिया की रिसर्च से देखने को मिली थी। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि स्थिति में सुधार कैसे आ सकता है या सुधार आया कैसे, उसके कारणों पर भी उन्होंने चर्चा की। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, अपने शोध में ये बताया कि बेसिकली सेवा क्षेत्र की शुरुआत की वजह से महिलाओं की स्थिति में आपको बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। यानी कि हमें सर्विस सेक्टर पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर काम जो है वो केवल फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहता है। अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आप बेसिकली अपने घर से भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, आपने सॉफ्टवेयर जो है सीखा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर से भी काम कर सकते हैं फ्रीलांसर के तौर पर। आप मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनर हैं, सर्विस प्रदान करते हैं, तो आप घर से रहकर भी काम कर सकते हैं या फिर ऑफिस के सेफ एनवायरनमेंट में भी काम कर सकते हैं। तो जो ऑफिस का सेफ एनवायरनमेंट डेवलप हुआ सर्विस सेक्टर की वजह से, उस सेफ एनवायरनमेंट ने महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा गर्भ निरोधक गोलियों ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि अब महिलाओं को अपने प्रसव पर ज्यादा नियंत्रण, ज्यादा अधिकार प्राप्त हो गए। इसके अलावा सेवा क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति मिल गई महिलाओं को, और इसके साथ साथ शिक्षा का भी समान अवसर प्राप्त हुआ। तो ये बेसिकली रिसर्च थी क्लॉडिया गोल्डाइन की, जिन्हें इस पूरे अवार्ड से 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर हमने उनकी रिसर्च पर पूरी बात कर ली है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी अगली खबर पे। तो हमारी जो अगली खबर है वो भारत में विमानन उद्योग की स्थिति को लेकर के है। अगर चर्चा में क्यों आई है खबर, उसको आप देखें तो हालिया डेटा ये बताता है कि भारत के विमानन उद्योग में हाल के कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि आपको देखने को मिली है। खासतौर पर इसकी जो चुनौतियां हैं उनमें भी आपको वृद्धि देखने को मिल जाएगी। अगर सबसे पहले भारत में विमानन उद्योग की स्थिति क्या है उसको अगर आप देखें तो भारत का विमानन उद्योग नागरिक उड्डयन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। अब जब आप विमानन उद्योग की बात करते हैं, नागरिक उड्डयन की बात करते हैं, सिविल एविएशन की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे सेक्टर आपको दिखाई देंगे। और हवाई जहाज उड़ाना एक सेक्टर नहीं होता, इसमें बहुत सारे सेक्टर आपको मिलेंगे। जैसे कि आपका एयरलाइंस तो एक सेक्टर हो गया, इसके अलावा हवाई अड्डे को मैनेज करना भी एक सेक्टर होता है, इसके अलावा विमानन निर्माण भी एक सेक्टर होता है, प्लेन मैन्युफैक्चरिंग भी एक अलग सेक्टर है। इसके अलावा आपको नियामक प्राधिकरण भी देखने को मिलेंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी देखने को मिलेंगी। तो आप जब सिविल एविएशन की बात करते हैं तो सिविल एविएशन में आपको ये तमाम सेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और भारत जो है वो दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कहलाता है। यानी कि भारत में सिविल एविएशन के मामले में भारत जो है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मार्केट के तौर पर सामने आता है। इसके अलावा और अगर आप इसमें देखें तो आंकड़े भी बताते हैं कि भारत के हवाई परिवहन क्षेत्र, जिसमें माल ढुलाई भी शामिल है,
वहां पर एफडीआई प्रवाह है वो साल 2000 से साल 2022 के बीच में तकरीबन 3.73 बिलियन डॉलर के आसपास था। इसके अलावा अगर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत में तकरीबन आपको 137 हवाई अड्डे देखने को मिलेंगे, जिसमें से 103 घरेलू हवाई अड्डे हैं, 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और रेट अगर आप देखें तो भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट खरीदार भी है। और पहले और दूसरे नंबर पर अगर आप बात करें तो पहले नंबर पर आपको अमेरिका मिलेगा और दूसरे नंबर पर आपको चाइना मिलेगा। तो ये भारत का बेसिकली जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसकी स्थिति क्या है उस पर हमने यहाँ पर बात की। अब एक बार हम संबंधित चुनौतियों की अगर आप बात करें कि भारत में हमारे सिविल एविएशन सेक्टर के सामने कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं, तो इसमें जो सबसे पहली चुनौती है वो बुनियादी ढांचे को लेकर के है। आप देखेंगे कि भारत में बेसिकली आपके जो एयरपोर्ट्स हैं वो बहुत जो है बहुत बड़ी सिटीज तक ही सीमित हैं। तो इसकी वजह से बेसिकली आपको जो है बहुत ज्यादा एयर ट्रैफिक देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे कि बेसिकली आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये वाले जो एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंजेशन मिलेगा, यहाँ पर आपको बहुत बड़ी मात्रा में लोग देखने को मिलेंगे। वहीं कई छोटे इलाके हैं जहां पर एयरपोर्ट ही मौजूद नहीं है, तो इस वजह से सीमित कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिलती है। आप बड़े शहरों तक तो जा सकते हैं हवाई यात्रा करके, लेकिन अगर आपको किसी छोटे शहर जाना है तो आप हवाई यात्रा करके उन छोटे शहरों तक नहीं जा सकते। तो ये आपका सीमित कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। इसके अलावा एविएशन सेक्टर में आपका जो परिचालन लागत होती है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, वो भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई राज्यों में जो जेट फ्यूल है उस पर 30% तक का टैक्स लगाया जाता है। यानी कि जिस फ्यूल का इस्तेमाल हवाई जहाज को उड़ाने के लिए किया जाता है उस फ्यूल पर राज्य सरकारें 30% तक टैक्स लगाती हैं। इसके अलावा पायलट्स की कमी भी इस संबंध में एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आती है। जैसे भारत में पायलट्स की वैसे तो बहुत कमी है, लेकिन जो एयरलाइंस हैं वो खुद ही पायलट्स को हायर नहीं करना चाहती, क्योंकि पायलट्स को हायर करने में बहुत ज्यादा खर्च लगता है। आपको एक पायलट को हायर करना होता है, फिर उसको मेंटेन करना होता है, उसके प्रशिक्षण पर खर्च करना होता है। तो कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां हायर ही नहीं करना चाहती, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और फिर सुरक्षा भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आती है, क्योंकि कई बार हमें जो हमारी एयरलाइंस हैं उन पर साइबर हमले भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हमारे पास जो है मौजूद हैं, कुछ चुनौतियां यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा विमानन क्षेत्र को लेकर के सरकारी पहलों की अगर आप बात करें कि सरकार ने यहाँ पर कौन कौन सी पहलों की शुरुआत की है, तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले सरकार की ओर से घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल सेवाओं के लिए जो जीएसटी दर थी उसको 18% से घटा करके सरकार ने 5% कर दिया है। इसके अलावा असेवित और अल्पसेवित हवाई अड्डों के लिए सरकार जो है हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसके अलावा सरकार ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये कार्यक्रम सरकार की ओर से शुरू किया गया है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से बेसिकली हमारे देश के जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक हवाई अड्डे मौजूद नहीं है उन्हें हवाई पूरे नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 भी पेश की है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि भारत में आपका जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके और भारत के नागरिकों को इस संबंध में जो सिविल एविएशन की सेवाएं हैं वो बेहतर सेवाएं प्राप्त हो सकें। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने सरकार की पहलों की बात की। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारी अगली खबर पे। तो हमारी जो अगली खबर है वो विलफुल डिफॉल्टर को लेकर के है। विलफुल डिफॉल्टर के लिए एनपीए लेबलिंग की व्यवस्था की जो प्रस्ताव है वो आपका आरबीआई की ओर से पेश किया गया है। अगर आरबीआई की आप माने तो आरबीआई की ओर से बेसिकली ऋणदाताओं को उनके खाते की गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए घोषित किए जाने के 6 महीने के भीतर विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने की शक्ति का प्रस्ताव दिया गया है। इस ड्राफ्ट की विशेषताओं की अगर आप बात करें तो इसमें जो ऋणदाता हैं यानी कि जो लोग आपका लोन देते हैं, जो लोग आपका पैसा देते हैं, उनको ऋणदाताओं को उनके खातों के एनपीए बनने के 6 महीने के भीतर, यानी कि अगर कोई जो अकाउंट है वो आपका एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, तो उसके 6 महीने के भीतर बेसिकली जो जानबूझकर चूक करने वाले लोग हैं, जो उधारकर्ता हैं, उनकी पहचान की जाएगी, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उनको विलफुल डिफॉल्टर जो है घोषित किया जाएगा। अब किसको घोषित किया जा सकता है, तो ऐसा कोई ऋणदाता जिसकी जो लोन अमाउंट था वो 25 लाख रुपए से ज्यादा था, ऐसे व्यक्ति की जांच जो है विलफुल डिफॉल्टर के लिए की जा सकती है। इसके अलावा और क्या नियम लेकर के आई है सरकार, तो इसके लिए सबसे पहले जो बैंक है वो आपका एक पहचान समिति का गठन करेगा, एक आइडेंटिफिकेशन कमेटी बनाई जाएगी। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन कमेटी है
ये बेसिकली आपका जांच करेगी कि उस व्यक्ति को हमें विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर है तो उसकी तस्वीर भी प्रकाशित की जाएगी, उसकी तस्वीर प्रकाशित की जा सकती है ताकि लोगों को ये पता रहे इस व्यक्ति ने जानबूझकर अपने ऋण को जो है नहीं चुकाया था। अब यहाँ पर डिफाइन अगर हो सकता है आपको समझ में आ गया हो सकता है आपको समझ में ना आया हो कि विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है। तो अगर आप संक्षेप और सरल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि विलफुल डिफॉल्टर बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास अपने ऋण को चुकाने की क्षमता तो मौजूद है, लेकिन वो कानून का इस्तेमाल करते हुए या फिर कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने ऋण को नहीं चुकाता है। तो ऐसे में उसका ऋण जो है वो एनपीए बन जाता है और फिर आप उसको, जो बैंक है उसको वो ऋण वापस प्राप्त नहीं होता। इसको आप कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हैं विलफुल डिफॉल्टर। और अगर कोई व्यक्ति जो है विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी से बाहर हो जाता है तो बाहर होने के बावजूद भी ये जो विलफुल डिफॉल्टर है इसकी सूची से बाहर होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को 1 साल तक क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, 1 साल तक जो है लोन नहीं दिया जा सकता। और इसके अलावा कोई जो कंपनी है, कोई व्यक्ति जो है अगर वो विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी से बाहर होता है तो उसकी कंपनी को 5 साल तक लोन नहीं दिया जा सकता। तो इंडिविजुअल तरीके से उस व्यक्ति को 1 साल तक लोन नहीं मिलेगा और एक फर्म के तौर पर, एक कंपनी के तौर पर उस व्यक्ति को 5 साल तक लोन नहीं दिया जा सकता। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने विलफुल डिफॉल्टर से जुड़े कुछ नियम थे, उन नियमों की यहाँ पर बात की। अब एक बार विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है उसको भी आप देख सकते हैं, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि विलफुल डिफॉल्टर वह उधारकर्ता या गारंटर होता है जिसने जानबूझकर चूक की है और उस पर 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा की जो अमाउंट है वो बकाया है, यानी कि जिस पर जो है 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट अभी ड्यू है और उसने जानबूझकर वो अमाउंट पे नहीं किया है, उसको आप कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर। अब विलफुल डिफॉल्टर होने की बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे सक्षम होने के बावजूद भी भुगतान या पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा न करना। इसके अलावा ऋण के लिए निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए धन का उपयोग करना, यानी कि मान लीजिए कि आपने बैंक को यह बोला था कि आप एक नया बिजनेस शुरू करेंगे और नया बिजनेस जो है वो कार का बिजनेस होगा, लेकिन आप बैंक से पैसा लेने के बाद किसी अवैध काम के लिए बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको भी आप जो है विलफुल डिफॉल्टर कह सकते हैं। इसके अलावा ऋण धन की हेराफेरी करना, उसको भी आप विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। साथ ही ऋणदाताओं की जानकारी के बिना सावधिक ऋण प्राप्त करने वाली परिसंपत्तियों का निपटान या निष्कासन करना, इसको भी आप, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको भी आप जो है विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। अब ये तो हमने देखा कि विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है। अब एनपीए से जुड़े जो सरकार की ओर से कानूनी प्रावधान पेश किए गए हैं उनको अगर आप देखें, लेकिन इसको देखने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये है कि जब बैंक जो लोन देते हैं, अगर कोई व्यक्ति उस लोन को 90 दिनों तक नहीं चुकाता, या तो लोन नहीं चुकाता, या तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देता, या फिर इंटरेस्ट अमाउंट नहीं देता, या फिर दोनों ही नहीं देता, तो 90 दिनों तक अगर नहीं दिया जाता है तो इसको आप एनपीए की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। इसको आप कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट को से निपटने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रावधान किए गए हैं उसको अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहला प्रावधान है आपका बैड बैंक का प्रावधान। तो सरकार की ओर से नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो है एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में इसको गठित किया गया है, जो कि आपका बैंकों से जो आपका बैड लोन है उसको खरीदता है और फिर तनावग्रस्त ऋण बेचने का प्रयास करता है। और इस ऋण को खरीदता कौन है वापस? तो इसको बाद में इसको खरीदा जाता है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से, जो कि इन परिसंपत्तियों को बाजार में बेचती है और इनको रिकवर करने की कोशिश करती है। तो बैंक क्या करते हैं? बैंक बेसिकली इन जो बैड बैंक्स हैं इनको अपना एनपीए बेच देते हैं, उनको कुछ पैसा मिल जाता है बैंक को, और जो बैड बैंक हैं वो बेसिकली फिर उस पैसे को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक माध्यम स्थापित किया गया है। इसके अलावा एक माध्यम आपका SAFRAESI अधिनियम 2002 है। तो ये जो अधिनियम है बेसिकली आपका बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालती हस्तक्षेप के बिना बकाया राशि वसूलने के लिए एक मैकेनिज्म प्रदान करता है। बकाया राशि वसूलने के लिए जो कोलेट्रल रखा गया था, यानी कि जो संपत्ति लोन लेते वक्त रखी गई थी, उसको बेच करके अपना अमाउंट रिकवर करने की शक्ति प्रदान करता है, एक मैकेनिज्म प्रदान करता है। तो इसकी भी हमने बात की। इसके अलावा सरकार की ओर से दिवाला और दिवालियापन संहिता IBC 2016 भी लागू किया गया है, जो कि आपका तनावग्रस्त संपत्तियों का समयबद्ध समाधान करने का लक्ष्य रखता है। और इसके माध्यम से ये 2016 IBC 2016 के माध्यम से भारत में राष्ट्रीय कंपनी कानून
न्यायाधिकरण और भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड का भी गठन किया गया है, जो कि भारत में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से जुड़े जो प्रावधान होते हैं उनको सही ढंग से लागू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी अगली खबर पे। तो हमारी अगली खबर बेसिकली आपका भारत में अवैध व्यापार को लेकर के है, इलीगल ट्रेड को लेकर के है। ये वाली जो रिपोर्ट है बेसिकली आपका फिक्की कैस्केड की ओर से जारी की गई है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली आपका फिक्की की ओर से गठन किया गया है, गठित किया गया है, और जो भारत में अवैध व्यापार को ट्रैक करता है। रिपोर्ट की अगर आप बात करें, रिपोर्ट का शीर्षक है छिपी हुई धाराएं, अवैध बाजारों, वित्तीय प्रवाह, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। अभी जो रिपोर्ट है ये आपका 1 से 10 के पैमाने पर भारत में अवैध अर्थव्यवस्था का कुल जो स्कोर देती है वो 6.3 देती है, जो 122 देशों में से 5 के औसत स्कोर से भी अधिक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भारत में आपको इलीगल ट्रेड बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। अगर अवैध व्यापार की बात करें, इसका क्या मतलब होता है? इलीगल ट्रेड का बेसिकली मतलब ये है कि भारत या फिर जो भी देश है जहाँ की आप बात कर रहे हैं, वहां पर जो स्थापित कानून है, जो स्थापित नियम है, उनको दरकिनार करते हुए वस्तुओं, सेवाओं और वस्तुओं का अवैध व्यापार करना और वस्तुओं का अवैध लेन देन करना, आदान प्रदान करना, इसको आप जो है इलीगल ट्रेड कह सकते हैं। तो ये हमने भारत में अवैध व्यापार की बात की, रिपोर्ट की बात की। रिपोर्ट की प्रमुख बातों, प्रमुख विशेषताओं को अगर आप देखें तो 2022-23 में रिपोर्ट बात करती है कि जो भी अमाउंट, जो भी चीजें जब्त की गई, उसमें से तकरीबन 3.5 टन सोना था, 18 करोड़ सिगरेट की छड़ें थी, इसके अलावा 140 मीट्रिक टन रेड सैंडर्स था और 90 टन हीरोइन के आसपास मौजूद था। यानी कि इतना अमाउंट, इतनी चीजें जो है वो 2022-23 में अथॉरिटीज की ओर से जब्त की गई, रिकवर की गई। तो संगठित अपराध के मामले में अगर आप बात करें तो भारत का स्कोर तकरीबन 4.3 के आसपास है, जो कि वैश्विक औसत से कम है, जो संगठित अपराध करने वालों की कम भागीदारी को दर्शाता है। यानी कि भारत में तो जो है कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा अगर भारत में अवैध वित्तीय प्रवाह की बात करें तो 2009 से 2018 के बीच में देखेंगे आप, तो अवैध आयात और निर्यात के कारण भारत को तकरीबन 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संभावित राजस्व का नुकसान देखना पड़ा था। और भारत में आतंकवाद की अगर आप बात करें तो आतंकवाद और अपराध से निपटने में भारत को 2021 में लगभग 1170 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आया था, जो कि हमारी कुल जीडीपी का 6.6% के आसपास है। यानी कि अकेले 2021 में हमने अपनी जीडीपी का तकरीबन 6% हिस्सा केवल और केवल आतंकवाद से निपटने पर खर्च किया। तो ये एक बड़ी समस्या है हमारे सामने। आप सोच करके देखिए कि अगर आतंकवाद की समस्या नहीं होती तो हम इस 6% अमाउंट को कितनी जगह पर खर्च कर सकते थे, हमारे देश के कितने सारे सेक्टर्स थे जहां पर ये पैसा लगाया जा सकता था और इससे हमारा कितना ज्यादा विकास होता। लेकिन ये आतंकवाद की समस्या की वजह से हमारे देश का ये जो इम्पोर्टेंट पैसा था, हमारे करदाताओं का ये जो इम्पोर्टेंट मनी था, ये आपका कितना ज्यादा वेस्ट चला गया। तो ये समस्या हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारी अगली खबर पे। तो हमारी अगली खबर आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में आपका इस वजह से आई है क्योंकि 2014 में इस पूरे मिशन को स्थापित किया गया था और इस पूरे मिशन में आप जो है कुछ समस्याएं यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। इस पूरे मिशन की वजह से बेसिकली आपका देश भर में गिर गाय को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला था, लेकिन समस्या यहाँ पर ये देखने को मिली थी कि आपका जो गिर गाय था उसकी वजह से जो साहवील और हरियाणा जैसी जो गाय की दूसरी नस्लें होती हैं उनको समान रूप से लाभ देखने को नहीं मिला था। तो इसकी वजह से बेसिकली हमें एक असमान वृद्धि गाय की नस्लों में देखने को मिली थी। इसी वजह से खबर जो है चर्चा में आई थी। गोकुल मिशन की अगर आप बात करें तो ये मिशन आपका स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो इस मिशन को आपका दिसंबर 2014 में लागू किया गया था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन को। इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है आपका मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। इसके उद्देश्य की अगर आप बात करें तो इसका उद्देश्य है गौवंश की उत्पादकता और दूध उत्पादन को सतत रूप से बढ़ाना, यानी कि बेसिकली डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। इसके अलावा प्रजनन के लिए उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले बैलों का उपयोग करना। इसके अलावा कृत्रिम गर्भधान सेवाओं का विस्तार करना और स्वदेशी गाय भैंस पालन को वैज्ञानिक ढंग से बढ़ावा देना, साइंटिफिक डोमेस्टिक जो है पालन को बढ़ावा देना। इसके अलावा हमारी अगली खबर को अगर आप देखें तो हमारी अगली खबर में आपसे हमारी जो खबर है वो आपका भारत जापान चिप आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को लेकर के है। और खबर चर्चा में इस वजह से आई क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी विकसित करने पर भारत और जापान के बीच में एक सहयोग ज्ञापन पर, यानी कि आपका मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन को मंजूरी प्रदान की। इस मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन की वजह से उद्योग और डिजिटल प्रगति के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व को
पहचाना गया और भारत और अमेरिका जापान के बीच में सेमीकंडक्टर को लेकर के और ज्यादा कॉपरेशन करने की बात की गई, सहयोग करने की बात की गई। इसके अलावा अगर आप बात करें भारत की सेमीकंडक्टर की महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, उनको अगर आप देखें तो भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में विश्वसनीय उपस्थिति स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रहा है और स्थानीय चिप उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए $10 बिलियन की योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसमें माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसी जो कंपनियां हैं वो भारत में अपनी जो फैसिलिटीज हैं उनको स्थापित कर रही है। इसके अलावा भारत में सेमीकंडक्टर्स को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में अभी आपको देखिए जो है सहयोग देखने को मिल जाएगा। सहयोग अगर आप देखें तो भारत और अमेरिका चिप आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और लचीली वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण करने के लिए प्रतिबद्धता जो है दोनों देशों ने आपस में जाहिर की है और दोनों देशों के आपस में कंपनियां हैं जो कि अपने क्षेत्र में परिचालन का विस्तार कर रही हैं और अमेरिका की ओर से भारत में निवेश भी किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत भी भारत सरकार की ओर से की गई है। ये मिशन जो है बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया है, जिसका जो कुल अमाउंट है वो तकरीबन 76,000 करोड़ रुपए के आसपास है और इसको साल 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली जो कंपनियां हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके ताकि वो कंपनियां भारत में और ज्यादा निवेश कर सके। तो इसके लिए मिशन का नाम है भारत सेमीकंडक्टर मिशन। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम सरकार की ओर से शुरू किए गए हैं, जैसे कि डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम। इसमें बेसिकली आपके जो अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, उनके डिजाइनों के विकास और तैनाती के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, डिजाइन बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है। तो ये भी एक जैसे एक सरकार की ओर से स्कीम शुरू की गई है प्रोडक्शन लिंक स्कीम, उसी तरह से ये स्कीम है डिजाइन लिंक स्कीम। तो ये स्कीम बेसिकली आपका डिजाइन को विकसित करने पर दिया जाता है। तो ये भी एक सरकार की ओर से इंपॉर्टेंट प्रयास है। तो यहाँ पर हमारी जो खबरें हैं करंट अफेयर की वो समाप्त होती हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे और अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।